नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द देव आईएएस एकेडमी में। और दिस इज अ यूनिट ऑफ सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पिछले 25 वर्षों के जो यूपीएससी प्रश्न पत्र है, ठीक है, उसमें जो प्रीलिम्स में पूछे गए सवाल है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम अगले 10 प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करेंगे और अभी तक हम 70 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं, जो कि 1995 से लेके 2019 तक ये सवाल आए हुए हैं। इनको हम कवर कर रहे हैं और अभी हमारा विषय चल रहा है प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत और प्राचीन भारत संबंधित हम 120 प्रश्न लगभग हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 71वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही जल्द हम पूरे 120 प्रश्न यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप हमारे साथ। बिल्कुल 10 मिनट का, ये 10 मिनट के आसपास ये लेक्चर रहता है। 10 प्रश्न यहाँ पे रहते हैं, 10 से 12 मिनट का ये रहेगा और 10 प्रश्न हम यहाँ पे कवर करते हैं और बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्पी ये लेक्चर रहते हैं। बहुत ही आसानी से आप इनको कवर कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक यानी कंटेम्पररी नहीं था, यानी इनके समय से अलग था। 2005 में यूपीएससी प्रीलिम्स पूछे गया सवाल है। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत। प्रसेनजीत या फिर मिलिंद या गौतम बुद्ध या बिंबिसार, इनमें से बताना है कि कौन सा एक अलग काल में था। तो आंसर इसका सी, आंसर इसका सी मिलिंद है। ठीक है, क्या है? मिलिंद। जानेंगे क्यों। बिंबिसार हरेक वंश का शासक था जो 1544 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ। वह बुद्ध का समकालीन था। ठीक है, जो बिंबिसार था बुद्ध का समकालीन था। ये हमने यहाँ पे देखा। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध बनाए। इस दिशा में इसने कौशल नरेश की पुत्री से विवाह किया जो प्रसेनजीत की बहन थी। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीनों एक ही काल के हो। ठीक है, तो ये भी बुद्ध के समकालीन थे और मिलिंद का काल दूसरी सदी ईसा पूर्व था। ठीक है, तो इस प्रकार ये मिलिंद यहाँ पे अलग अलग काल का था। ठीक है, मिलिंद यहाँ पे ऑप्शन है सी। ठीक है, इसका आंसर है सी। ठीक है, बाकी सभी समकालीन थे। अगला सवाल यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? 2006 में पूछा गया सवाल है। अमोघवर्ष प्रथम, दंतिदुर्ग, ध्रुव और कृष्ण। किसने यहाँ पे राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? ऑप्शन है यहाँ पे बी, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। दंतिदुर्ग चालुक्यों का सामंत था। किसका सामंत था? चालुक्यों का सामंत था और इसने 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी और मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। तो आंसर यहाँ पे बी, दंतिदुर्ग। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित था? किन नदियों के बीच स्थित है? यहाँ पे 2006 में पूछा गया सवाल है। सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चिनाब, चिनाब तथा रावी और रावी तथा व्यास किसके मध्य स्थित था? तो ये था अब आंसर इसका ए, तक्षशिला सिंधु तथा झेलम नदी के मध्य स्थित था। वर्तमान में यह पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है, सिंधु तथा झेलम के मध्य स्थित था। अगला सवाल यहाँ पे, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है, यानी क्रमबद्ध तरीके से किस प्रकार आक्रमण हुए यहाँ पे, या फिर जो आक्रमण हुए थे उनका क्रम क्या था? इस प्रकार ये पूछे गया सवाल है। यूनानी, शक, कुषाण, यूनानी, कुषाण, शक, शक, यूनानी, कुषाण या फिर शक, कुषाण, यूनानी। तो यहाँ पे आंसर है ए, यानी पहले आए यूनानी, शक, फिर आए कुषाण। देखते हैं कौन कौन से समय में कौन कौन आए। विकल्प ए यहाँ पे सही है। इनका सही कालानुक्रम यहाँ पे यूनानी, शक और कुषाण है। हम देखते हैं इनका सन किस सन में आए हैं। यूनानी आए हैं 513 ईसा पूर्व में, यूनानी शासक डेरियस के नेतृत्व में आए। ठीक है, और शक आए हैं 90 ईसा पूर्व में और कुषाण आए हैं 45 ईस्वी सदी में भारत आए। ठीक है, तो इस प्रकार ये इनका कालानुक्रम है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2006 में पूछा गया सवाल है। ये कथन यहाँ पे दो दिए गए हैं। दक्षिण भारत में एक इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। अगला कथन यहाँ पे, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ये हमको बताने हैं। कौन से कथन यहाँ पे सही? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना ही एक और ना ही दो। यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर है बी, केवल दो। केवल दो वाला सही है। ठीक है, केवल दो यानी दूसरा ऑप्शन सही है। जानेंगे क्यों। पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है। आंध्र में शासन करने वाले इक्ष्वाकु वंश के अभिलेखों से पता चलता है कि इनके काल में बौद्ध विराह तथा बौद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ। अर्थात इक्ष्वाकु राजा बौद्ध धर्म के समर्थक थे और पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे।
पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो यहाँ पे पहला सही नहीं है, केवल दूसरा सही है, यानी आंसर है बी। आंसर है इसका बी। ठीक है, अगले सवाल पर हम पहुंचते हैं। अगला सवाल है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? 2006 में पूछेगा सवाल है। महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और समुद्रगुप्त किससे संबंधित है ये? आंसर है बी, कौशाम्बी, यानी जो इलाहाबाद है, यानी अभी जो प्रयागराज है, प्रयागराज। ठीक है, अभी वर्तमान में। अभिलेख समुद्रगुप्त के प्रशस्ति पत्र के रूप में प्रसिद्ध है। समुद्रगुप्त के राज्य कवि हरिशेन ने इसको लिखा था। यद्यपि यह मूलतः अशोक द्वारा उत्कीर्ण अभिलेख था, परंतु इसकी संबद्धता समुद्रगुप्त से अधिक है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। अगला सवाल यहाँ पे बौधायन प्रमेय, बौधायन शुल्ब सूत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पे समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां, पाई के मान की गणना, लघुगणकीय गणनाएं, असामान्य वंटक वक्र। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है? यहाँ पे आंसर है ए, बौधायन प्रमेय समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई से संबंधित है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई संबंधित, तो आंसर है इसका ए, ऑप्शन है ए। अगला यहाँ पे अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? 2009 में पूछा गया सवाल है। बौद्ध मत, जैन मत यानी बौद्ध मत यानी बुद्धिज्म, जैन मत जैनिज्म, सिख मत सिखिज्म और वैष्णव मत वैष्णविज्म। ठीक है, तो इसमें आंसर हम देखते हैं, आंसर है इसका बी, बी वाला आंसर है। ठीक है, जैन मत, जैनिज्म। जानेंगे क्यों? यहाँ पे जैन अध्यात्म वास्तविक तथा अनेकावाद पर आधारित है। इसे अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा जाता है। इसे 7 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। 7 रूप कौन कौन से है? दूसरा है नहीं है, तीसरा है और नहीं है, चौथा है कहा नहीं जा सकता, पांचवा है किंतु कहा नहीं जा सकता, छठवा है नहीं है और कहा जा सकता, सातवां है नहीं है और कहा नहीं जा सकता। तो ये 7 यहाँ पे 7 रूप यहाँ पे है जिनको यहाँ पे व्यक्त किया गया। ठीक है, अनेकांतवाद या फिर स्यादवाद इनको कहा जाता है। ठीक है, इसे 7 रूपों में यहाँ पे व्यक्त किया गया। तो आंसर इसका बी, बी यानी जैन मत। ठीक है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत है एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद या फिर स्यादवाद ये है जैन मत के, यानी जैनिज्म का। अगला सवाल यहाँ पे प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? 2010 में पूछा गया सवाल है। बाघ गुफाएं, एलोरा गुफाएं, लोमस ऋषि गुफा या नासिक गुफाएं। तो आंसर इसका ए, आंसर है ए, बाघ गुफाएं। ठीक है, आंसर इसका ए, बाघ गुफाएं। जानेंगे क्यों? यहाँ पे गुप्तकाल से संबंधित चित्र अजंता तथा बाघ की गुफाओं में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? गुप्तकाल से संबंधित चित्र अजंता तथा बाघ की गुफाओं में मिलते हैं। अजंता के चित्र धार्मिक तथा बाघ के चित्र लौकिक विषयों से संबंधित है। अजंता में निर्मित 20 गुफाओं में से 16वीं तथा 17वीं गुफा गुप्तकालीन है। बाघ से 9 गुफाएं मिलती है। कितनी मिलती है? 9। ये फैक्ट आप याद रखिए। ठीक है, अजंता से निर्मित 20 गुफाओं में से 16वीं तथा 17वीं गुफा गुप्तकालीन है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, आंसर है ए। ठीक है, बाघ की गुफाएं, बाघ गुफाएं। अगला सवाल यहाँ पे, अगला और आखिरी सवाल यानी 10वां सवाल यहाँ पे आज का। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य अपने प्रारंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्याएं हो सकती है, या व्याख्याएं हो सकती है? तो यहाँ पे 2011 में पूछे गया सवाल है और देखते हैं इसके बारे में कौन कौन से कथन यहाँ पे दिए गए हैं। प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीक उपलब्ध थी। दूसरा है यहाँ पे, इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण, पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। इस संबंध में ए तथा बी दोनों विश्वसनीय व्याख्या है, यानी आंसर डी वाले ऑप्शन में क्या दिया है? ए और बी दोनों विश्वसनीय व्याख्या है। तो यहाँ पे हमको देखना है कौन सा है। यहाँ पे आंसर है डी। ठीक है, तो ए और बी यहाँ पे दोनों सही है।
ए और बी यहाँ पे दोनों सही हैं, यानी आंसर है डी। ठीक है, आंसर है इसका डी, दोनों सही है तो आंसर यहाँ पे इसका है डी। ठीक है, आंसर है डी। तो जानेंगे क्यों यहाँ पे। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बनाए रखे थे, क्योंकि प्राचीन एवं पूर्व मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में उत्तम पोत निर्माण की तकनीक उपलब्ध थी। इसके साथ साथ दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मणों, बौद्ध भिक्षुओं आदि को सदा संरक्षण दिया। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर इसका डी। ठीक है, आंसर इसका डी। तो ये 10 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। ठीक है, आई होप आप ये लेक्चर एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही कम समय में बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में ये क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं पिछले 25 वर्षों के 1995 से लेकर 2019 तक के जो सवाल आए हुए यूपीएससी प्रीलिम्स में उनको। ठीक है, तो ये सीरीज 120 प्रश्नों में जाके खत्म होगी प्राचीन भारत की। इसके बाद हम अन्य विषय को कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।